अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। इमीडिएट कमिश्नर को फोन मिलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को फोन मिला रहा हूँ, क्या है साहब ये किस्सा। कमिश्नर बोला कि किसने गिरफ्तार किया तुम्हारे को। मैं फोन दे रहा हूँ ऑफिसर को, वो इंस्पेक्टर रैन बाजार और टास्क फोर्स इंस्पेक्टर को, लो तुम्हारे कमिश्नर बात करें। ऐसा फोन लेके फेंक दिया मेरा फोन। वो फोन ही चले गया, आज तक नहीं मिला मेरे को, कहाँ गुम गया की। फिर मैं दूसरे फोन से मिलाया कमिश्नर को, उन्होंने बोला नाम बोल यार वो कौन है बोल के। मेरे को पकड़ के लेके जाके 4 घंटे बंद कर दिए, मेरे फोना खींच लिए, मेरे ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से मारे पुलिस वाले। मेरे पोलिंग बूथों पे जो बच्चे बैठे थे बाला पकड़ के निकाल के पुलिस वाले मार रहे हैं। कश्मीर में जैसा इलेक्शन होता उससे बदतर इलेक्शन होता हमारे हैदराबाद में। लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई वैल्यूज नहीं है वहां पर। अच्छा, अब आप बोलिए कोई एक झंडी लगाया, जैसा अमानतुल्लाह यहाँ तकरीर में बोल रहे थे कि भाई हम झंडियां लगाए तो निकाल दे रहे हैं, बल्दिया वाले उनके झंडियों को रख रहे हैं। ये हम 30 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है झंडी लगाने हम के, 30 पैसा कहां से आ। हम 30 साल से ये सहते आ रहे हैं, ये जुल्म। आप समझे ना मेरी बात को। कई लोग जो सोशल मीडिया पे आके कमेंट ना करते कि तू एक कारपोरेटर नहीं है, अरे मैं 2 बार कारपोरेटर हूँ। जितने लोग आके जो कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो बीजेपी का आईटी सेल बोलिए, एमआईएम का आईटी सेल बोलिए, जो भी है, ये लोग, अब आप मेरा इंटरव्यू डालिए आपको 3000 एंटी कमेंट्स आ जाते हैं आपको। तो बहरहाल हमारा बोलने का मतलब ये है कि हैदराबाद में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता। वहाँ पर पहले से डिसाइडेड रहता कौन किसको जिताना, कहाँ से कौन जीतना बोल के। और कल तक कांग्रेस पावर में थी तो इन कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी पावर में तो बीजेपी के साथ है। कल तक बीआरएस पावर में थी तो बीआरएस के साथ। कोई एक सबूत मिलता तो नहीं है ना कि ये बीजेपी की सपोर्ट में है और कसम खाते हैं, कहते हैं मैं रोजे पे खड़े होकर कसम खाता हूं। हाँ, मेरा वो भी बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब शाहीन बाग में, हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, मैं सवाल कराया आपसे कि रोजे पे खड़े होकर कसम खा लेते हैं, जब शाहीन बाग में जनता को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, आप में से कोई खड़ा हो जो मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। देखिए सुनिए साहब, ये कसम खाने का ड्रामा तो पुराना ही है। पहले तो मैं समझता हूँ कि कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कोई कसम खाना जरूरी है बोलकर। या पहली चीज, ये जामे मिलिया फेटर्निटी आज जो एमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही, कुछ यही जामे मिलिया फेटर्निटी जो है, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, शहादत के बाद में जामे मिलिया के सामने और सलाउद्दीन ओवैसी के वालिद जब जिंदा थे वहां पर और दिल्ली के मुख्तलिफ मुकामात पर एक कटआउट लगाए थे। आप इसका जर्नलिस्ट शुड बी है, रिसर्च जर्नलिस्ट, तो एक बड़ा कटआउट लगाए थे जिसके अंदर जो है पीवी नरसिम्हा राव एक शेरवानी में नोटा डाल रहा बोल के ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर पे इल्जाम लगाया था। पूरे ये कटआउट्स कौन लगाए थे? जामे मिलिया वाले ही लगाए थे। ये फेटर्निटी जो उस वक्त पे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में बहुत ज्यादा एजिटेशन करे वो लोग। खैर उसके बाद में ये हुआ कि 96 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मिंबर रसूल पे ठहर के कुरान रख के सर पे कसम खा के बोले कि मैं मेरी पहले बोले कि मैं बाबरी मस्जिद में सौदा नहीं किया, फिर दूसरी बात ये बोले कि मैं मेरी सियासी जिंदगी में 1 रुपया किसी का नहीं खाया। आप बताइए, जो शख्स किराए के मकान में था, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, मरते दम तक वो बेचारे हैदरगुड़े में नवाब मंजिल बोल के घर था, बेगम मंजिल, कोई एक नवाब कोई एक लेडी का था, 30 साल केस लड़े वो घर पे, उन्होंने किराएदार मकानदार का झगड़ा चला, वो बेचारी मर गई, उसके बेटों से बाद में खरीदे। ये जो आदमी किराए के घर में था, आज उसकी औलाद, आज असदुद्दीन ओवैसी का घर जाके देखिए, पूरे तेलंगाना में ऐसा शानो शौकत का घर नहीं है, कम से कम 500 करोड़ का घर है वो। अकबरुद्दीन ओवैसी का घर देखिए, उनकी घड़ी देखिए, उनका जूता देखिए, उनकी गाड़ी देखिए, ही इज ए बिलियनर। तो अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट करिए कि ये पैसा आ रहा कहाँ से, ये क्यों। देखिए आप, आज राजनीति से अलग बिजनेस नहीं होते हैं लोग, अगर कोई राजनीति में होता है तो उसके अलावा बिजनेस भी होते हैं और मैं पूछ रहा हूँ ना साहब, चीजों का हिसाब दिया जाता है। हाँ। तो चुनाव में पर्चा भरा जाता है, वो सारी जो संपत्ति है वो बताई जाती है, तभी तो चुनाव में आया जाता है। सुनिए आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी पहला चुनाव लड़े 2004 में। आप नेट पे जाइए, उनका एफिडेविट निकालिए, कितने पैसे थे, कितने वो थे। फिर दूसरा चुनाव उन्होंने 2009 में लड़े, 14 में लड़े, फिर 2019 में, ऐसा उनके पूरे एफिडेविट्स निकालिए, निकाल के आप देखिए ना साहब। हम उसके ऊपर भी दिए कंप्लेंट, हम बोले कि भाई एक आदमी 2004 में इतने पैसे बता रहा, 2009 में इसका इतनी जायदाद बता रहा, फिर 2000 ना ईडी। अब आप देखिए, थोड़ा सा का मैं आपको बैकग्राउंड में जाता हूँ कि आज हिंदुस्तान के हर मुसलमानों के पीछे ईडी है, सीबीआई है,
किसी के भी पीछे मैं समझता हूँ आपके एडिटर साहब को भी दुनिया का तंकर है ये लोग। मिलत टाइम्स के जो एडिटर है हम देख रहे थे, उनके स्पीचेस वगैरह सुन रहे थे। तो आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 70B का भी चालान है क्या, बताइए आप। अच्छा, आज जो सिक्योरिटी खुद असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोले मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूँ बोले। तो आप एक बात, एक आदमी जब पार्लियामेंट में बोल रहा मैं सिक्योरिटी, कल मैं देखा यहाँ शाहीन बाग में उन्होंने दौरा कर रहे थे, पूरे रस्सियां पकड़ ली, अंदर कोई नहीं आना, एक 100 पुलिस वाले इनको घेरे हुए हैं। तो आवाम जज्बाती हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसा चेहरा यहाँ पर आ रहा है तो मुसलमान उनको देखेंगे, जज्बाती हो जाते हैं, उनसे चिपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो तो एक प्रोटोकॉल करना पड़ता है ना। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है वो, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। वो ये बता रही कि तुम्हारा नेता ही नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आप समझ रहे ना मेरी बात को। जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, जब सिर्फ 2 या 3 चैनल थे, एक दूरदर्शन था, एक स्टार न्यूज और एक कौन सा की चैनल था, वो सिर्फ सलाउद्दीन ओवैसी को बताते थे। बाबरी मस्जिद के मूवमेंट से बड़े बड़े लोग रिलेटेड किसी को नहीं बताते थे। तुम्हारा बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे आरएसएस, ये लोग एक मुसलमान नेता बनाते जो इनको साथ देता, जो काम। तो आपका कहने वाला इन लोगों ने संघर्ष नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की गोलियां लग जाती हैं, असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पे गोली चल जाती है, सर वो चीजें तो आपने देखी है ना, वो मौत के मुंह से निकल के आते हैं। तो इन लोगों ने भी संघर्ष तो किया है ना। सुनिए, अकबरुद्दीन ओवैसी पे हमला क्यों हुआ था, या वो झगड़ा था, वो किस बात का झगड़ा था बोलिए? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जिहाद पे जा रहे थे क्या फलस्तीन को, या अकबरुद्दीन ओवैसी कश्मीर को जिहाद को जा रहे थे क्या? एक आदमी जो खानदानी पहलवान है, उन्हें उसकी जमीन है, आप नाजायज उसको गवर्नमेंट लैंड बोल दिए। पहले बोले मेरे को दे, बोले उन्हें नहीं देता हूँ, बोला 7 भाइयों की जमीन है साहब, मैं नहीं दे सकता बोला। फिर उनको एक अच्छा ऑफर आया था, खान लतीफ खान जो मुंसिफ के एडिटर थे, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज डाल रहे थे, तो उन्होंने सीएम के करीब थे राजशेखर रेड्डी के, उनको परमिशन मिलने के इम्कान थे। तो उनको जमीन बताना था, 100 एकड़ जमीन बताना था। तो उन्होंने ये पहलवानों से मीटिंग लेके बोले आप लोग बोर्ड के डायरेक्टर बन जाइए, मैं ये जमीन दे देता हूँ। एक तो इनको जमीन नहीं दिए सो नाराजगी थी, फिर दूसरा मेरे मुखालिफ को देके मेरे एरिया में मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं तुम, लिहाजा अब मैं बताता हूँ बोल के दोनों भाइयों लेटरान लिखे गवर्नमेंट लैंड बोल के 5 साल उनको परेशान करे। उनके होटल तोड़ दिए, उनका मकाना तोड़ दे रहे हैं, उनके पूरे प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दिए, जैसा आज योगी कर रहा, ये वैसा हुआ उन लोगों के साथ में। चलो 5 साल के बाद में सुनिए आप, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि इनकी जमीन इनको वापस दे दो बोल के। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करी तो कंटेम्प्ट डाले वो लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब उस दिन उनका पदयात्रा था एरिया में, उनके घर पे जाते जाते यूं बता लेते जा रहे हैं आप, तो कौन खामोश बैठा बताइए आप? अरब जात है वो, नहीं सुने, एक कमोशन है वो, हमला अटैक कुछ नहीं है वो। अब उसको आप जो है ऐसा रंग दिए उसको कि आपको Z+ सिक्योरिटी, आपको आपके भाई को। अच्छा, यूपी में क्या है वाकया सुनिए आप, वो जो मारा बोल रहे हैं, टायर पे गोली मार रहा उन्हें, मारने वाला शीशे पे मारता था गोली, टायर पे कहीं को गोली मारता बोलिए? टायर पे खिड़की और लगी है, हड़बड़ाहट में नहीं, आप एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है, आप ऐसी बात मत करिए। वो गोली मारने से पहले उन्हें किसके साथ होटल में वहां बैठा हुआ है, वो हिंदी मिलाप अखबार कोई छापा पूरी स्टोरी, और उनके टायर पे गोली लगी है। वो क्योंकि यूपी इलेक्शन में योगी हार रहा था, तो मुसलमान जो है MIM को वोट देना बोल के पूरा स्टेज मैनेज था वो। अच्छा, आप जरा समझिए बात को, पूरा स्टेज मैनेज था वो। हम भी चाह रहे हैं कि भाई उसकी इंक्वायरी हो, CBI से इंक्वायरी करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, दोनों के केसेस का हमले का क्या है किस्सा आकर, और ये भी करवाई जाए कि ये डिसअप्रोपोर्शनेट सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ रही इतना पैसा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज से आपको नहीं करवाइए। लगता कि सबके नेता हैं, जितने भी कम्युनिटी हिंदुस्तान में है, सबके नेता हैं, आखिर मुसलमान ही इतना लावारिस क्यों है? राहुल गांधी की बात करो तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, मुसलमान नाम लेने से भी डरते हैं तमाम नेता, लेकिन मुसलमान फिर भी उधर ही जाकर कन्वर्ट है। तो क्या मुसलमानों का कोई नेता होना जरूरी है या नहीं है, और है हो तो कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नजर में राहुल गांधी इज नॉट ए लीडर। आप जो है राहुल गांधी से 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते आप। मैं उनको उनके पूरे एक्शंस पे कई चीज देखा हूँ कि उनके मिजाज में ठहराव नहीं है, उनकी सोच में ठहराव नहीं है। आजकल उनके अतराफ में पूरी RSS लॉबी है, उनको ये बोल रही कि अगर आप वर्ड मुस्लिम यूज करेंगे तो आपको जो है कांग्रेस को वोट नहीं मिलते, जबकि एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस के साथ रहा 50 साल तक, कांग्रेस को कई बार कई वाकयात होने के बाद में जिताया। तो आज राहुल गांधी का माइंड जो उनको पूरा एक रॉबर्ट की तरह काम करते हैं, उनको रिमोट लेके भगा रहे हैं उनको। अब रही बात मुस्लिम नेता की, आप देखिए कि हिंदुस्तान में साबिका में कई बड़े लोग गुजरे, बन्नत वाला इतना बड़ा लीडर था, उसके बाद में आपके शहाबुद्दीन बेचारे, उनका बहुत सारे लीडर निकले।
लेकिन आप अक्सर देखिए कि आप जो है लीडर को थोप नहीं सकते, लीडर को एक्सेप्टेंस होना कम्युनिटी से। आप समझ रहे ना मेरी बात को? आप जब लीडर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप आपके घर में कोई मुखालिफत है तो उसको आप जाके गले मिलना। आप जो है शहर में कोई आपकी मुखालिफत कर रहा तो भाई आओ मैं इंडिया का लीडर बन रहा हूँ, उससे आप मुखालिफत दूर करना। आप जाहिद अली खान को गालियां देंगे, सियासत के एडिटर को, आप आमिर अली खान को गालियां देंगे, मरहूम खान लतीफ़ खान को गालियां देंगे, आप जो है वखार पाशा जो मरहूम मर गए रहनुमाए दक्कन के, एक तवील तारीख है ना भाई ये लोगों की खिदमत के, आप उनको गालियां देंगे और आप आके दिल्ली में बोलेंगे कि मैं मुसलमानों का लीडर बनना चाह रहा हूँ। अरे भाई हाल ही बोलिए ना, अगर असदुद्दीन ओवैसी में इतनी कभी नहीं बोलते कि मुसलमानों का लीडर हूँ, आवाम उनके पीछे आती है, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि अब मुसलमानों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी है। रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शन में एक बहुत बड़े आलिम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है एक अपना सर्वे दिए थे, उन्होंने किसी को वोट दियो बोल के नहीं बोले थे। उनका क्या था कि बीजेपी नहीं आना पावर में, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज में कुछ एक उन्होंने कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी की भाषा सुने आप औरंगाबाद के जलसे में, सुना कितनी बुरी बात है बोलिए आप। एक आलिम जो है, हमारे जो आलिम, ये लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में इन लोगों का क्या रोल रहा है, मुफ्तियों का, आलिमों का, मौलानाओं का, बताइए आप। आज आप उनके बेटे की उम्र के भी नहीं है, आप इनसे छोटे बेटे होंगे, बड़े बेटे। तो एक इतने बड़े आलिम को जो ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे पैसिफिक एशिया में माना जाता है, ठीक है उनसे अगर कोई गलती हुई होगी आप फोन करना था, मौलाना मैं हाजिर होना चाह रहा हूँ आपके ने। अब मैं भी इलेक्शन लड़ा, जमात इस्लामी मेरी मुखालिफत करे, मैं जाके दफ्तर में बाद में मिला उनसे, अफसोस करे वो लोग, अरे भाई आओ हमसे गलती हो गई। तो अगर कोई आदमी गलती कर रहा तो आपका बड़प्पन रहना कि आप जाके उससे मिलना, बात करना, कराना। आप अमानतुल्लाह का नहीं आए यहाँ पर, आपका एमएलए क्या बोल रहा, एक मुसलमान, उसका एक पक्का मुसलमान तहज्जुद गुजार आदमी अमानतुल्लाह, आप उसको बोल रहे हैं शक्ति कपूर है इन्हें बोल रहे हैं। आप बताइए कितनी बुरी बात, किधर आप कौम को लेके जा रहे हैं बताइए, कि अल्लाह कितना, लोग कितना बुरा मान रहे हैं बताइए। अगर अमानतुल्लाह को कुछ थोड़ी बहुत मुखालिफत भी थी ना, इन लोगों के तकरीरों से सिंपति में बदल गई। ये लोग जो एक्शंस कर रहे हैं ना यहाँ पर आके, तो सिंपति में बदल। अच्छा, इन्हीं के करने से जो है वो सिंपति या सब कुछ होता है, या फिर अभी आपने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात की है, फिर मैं बदरुद्दीन अजमल साहब की बात करूं, इस तरह जब चुनाव आता है वो कह रहे हैं कि झाड़ू को वोट दे दो या जो बीजेपी को हराए उसको वोट दे दो, तो क्या इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो अदर वोटर होते हैं वो एक जगह हो जाते हैं? आपको नहीं लगता है ऐसा? नहीं, देखिए आज हिंदुस्तान में तमाम मुस्लिम लीडर्स मजबूर है, कहीं ना उनका शिकंजा जो है अजीत दोवल और अमित शाह के हाथ में है, वहां से बटन दबाते हैं ये लोग नाचते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। बाबरी मस्जिद की शहादत का ये जो जजमेंट आया था, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आने से 6 महीने पहले से तकरीबन तंजीमों के बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, सब रोड पे आ गए थे कि हमारे को अदालत का फैसला मंजूर है, हमारे को अदालत का फैसला मंजूर है, हमारे को अदालत का फैसला मंजूर है। मौता में, शादी में, हर जगह ये लोग बोल रहे थे, फिर रहे थे। मेरे को डाउट आया, एक मैं बहुत बड़े उनसे पूछा कि भाई अगर फर्ज करिए फैसला अपने मुखालिफ आया तो आपका क्या राय है, पूछा, आप अभी से बैंड बाजा कहीं को बजा रहे हैं आप बोल के। तो उसके बाद में ये हुआ कि फैसला आया, सो दूसरे दिन अजीत दोवल एक मीटिंग लिए थे, याद है आपको? हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े तंजीमा पूरे लाइन में ठहरे हुए उनका नहीं। हमारे महादी साहब तो स्टेटमेंट दे दिए, उनका स्टेटमेंट आप देखे होंगे कि राम को लेके जाके कांकी मिला दिए। तो आज जो है ईडी का डर और खौफ, यानी कांग्रेस भी इन लोगों को इस्तेमाल करती थी, आज बीजेपी भी उनको इस्तेमाल हो रही है। तो मुसलमानों को इसमें से छन्नी लेके ऐसा छानना है कि हमारा सही नेता कौन है, हमारा सही लीडर कौन है। और मुसलमान इज वेरी इंटेलेक्चुअल, आज बहुत बड़े बड़े जॉब्स पे है, एमएनसी कंपनियों में ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि आप देखिए तेलंगाना इलेक्शन में पूरी तेलंगाना की मुखालिफत करे असदुद्दीन ओवैसी, 2014 में मुसलमान तेलंगाना का साथ, 2024 में जो है असदुद्दीन ओवैसी बीआरएस की तायद करे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए। तो अब ये पहला दौर ऐसा था कि कोई जामा मस्जिद से अगर बयान दे देता तो मुसलमान उसको वोट देते, ये नहीं रहा अब। नाउ देयर इज ए चैलेंज टू मुस्लिम लीडरशिप, नाउ देयर इज ए चैलेंज टू मुस्लिम। ये लोग अपना मुहासिबा कर लेना क्या है कि भाई कहीं कौम पकड़ के हमारे को जूते तो नहीं मारेंगी रोड पे बोल के, वो टाइम आएगा, देखिए आप इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बताइए, रात आप भी वहां पर मौजूद थे हाई कोर्ट के नीचे, अमानतुल्लाह कह रहे थे कि
राहुल गांधी जो हैं वो पहली बार ओखला आए हैं, हाँ। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, 10 बार आप विधायक रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल तो अभी भी नहीं आए हैं। तमाम पार्टियों के बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए 70 सीट पे इलेक्शन हो रहा है, तो जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट रहता ना, जहाँ पर कमजोर कैंडिडेट रहता है वहां पर जाते हैं। अमानतुल्लाह 62 सीटें जीतने के बाद, 67 सीटें जीतने के बाद, एक बार 67 एक बार 62, इतने तगड़े इख्तिदार में, इसका मतलब तो दिल्ली में काम नहीं किया। उनको लग रहा है कि मेरे कैंडिडेट कमजोर है, या उनको भी कहीं ना कहीं इंटरनल ये फील हो रहा है केजरीवाल को कि इस बार सीटें घट रही हैं, तभी तो वो दूसरों के लिए जा रहे हैं। अमानतुल्लाह साहब की अगर ये नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है और फ्रस्ट्रेशन ही तो था, वो भी फ्रस्ट्रेशन, वो इतने बड़े 10 साल जिन्होंने काम किया हो, ओखला की आवाम ने जिन्हें सिर पे बिठाया हो, तो उनको क्या जरूरत थी बोलने की कि वो आगे दिल्ली दंगों के वक्त कहाँ था, इसने क्या किया है शिफाउर रहमान के लिए, इसने ताहिर हुसैन के लिए क्या किया है। तो ऐसी लैंग्वेज उनको भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। नहीं, देखिए मेन चीज क्या है कि अमानतुल्लाह को आज के दौर में कोई बड़े लीडर की जरूरत नहीं है। अमानतुल्लाह खुद एक लीडर है। सुनिए आप मेरी बात। अब जैसा मैं याकुतपुरे का इलेक्शन लड़ा, तो मेरे को भी कई लोग फोन करे, हम आते बोल के, वहां पर टाइम ही नहीं रहता पहली चीज तो। अब जो पार्टी का प्रेसिडेंट रहता ना, जो पार्टी का सदर रहता, उसको जो है बहुत सारे चीजें देखना पड़ता उसको। तो अमानतुल्लाह, अब आज टाइम ये है कि अमानतुल्लाह दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आम आदमी पार्टी के जो जैसा प्रचार उनको जाने का टाइम है। नाउ अमानतुल्लाह इज ए फेस ऑफ आम आदमी पार्टी। आप समझो मेरी बात को। अब रही बात, कल उन्होंने जो स्पीच दिए थे कि भाई राहुल गांधी, यकीनन आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट इलेक्शन से लेके महाराष्ट्र इलेक्शन तक आप देखिए कितने वाकयात हुए। क्या राहुल गांधी मुंह खोले? क्या बताइए? मॉब लिंचिंग पे नहीं खोलते मुंह, घरा टूट गए तो मुंह नहीं खोलते, बुलडोजर वाला मसला हुआ, राहुल गांधी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोक दिया। नहीं, वो सब ड्रामा रहता। वो जब वो कर रहे हैं तो ड्रामा है, कोई और कर रहा है तो नहीं। आप सुनिए, मैं आ रहा हूँ। ड्रामा क्यों कहा जा रहा है सर? नहीं, आप करे तो तोहमत, ना करे तो तोहमत। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि राहुल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई प्रेजेंस नहीं रहा, तो सबसे पहले वहां पर रिएक्ट हुए वहां के खुद एमपी, जो हमारे क्या नाम है उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहां के एमपी सबसे पहले उन्होंने वहां स्पॉट पे थे ना उस दिन 11 बजे, जब कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, जब जो संभल की मस्जिद की जो जांच कर रहे थे, ही वाज देयर। फिर बाद में उनको पार्लियामेंट अटेंड करना था, इधर आए, उनको भी केस में डाल दिए। फिर इकरा हसन गए वहां पर। तो आपको मालूम है कि भाई फलानी जगह मैं जा रहा हूँ तो मेरे को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। भाई आप इमीडिएट ये करना था कि आप अखिलेश यादव को बुला के आप दोनों बैठ के पूरे वहाँ के संभल के लोगों जो भी, आप मेरे को बोलिए कि कांग्रेस से कोई 1 रुपया दिया गया संभल में जो लोग शहीद हुए, बताइए आप दिए क्या 1 रुपया पैसा? अगर मेरे को कहीं पुलिस नहीं जाने दे रही तो मैं बैठ के भी मदद कर सकता हूँ ना, एक जगह पे यहाँ बैठ के मदद करता हूँ मैं। तो अब जैसा हैदराबाद में भी कई वाकयात हुए, आपको मालूम होना चाहिए, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में तेलंगाना में 23 कम्युनल राइट्स हुए हमारे कने। जैनूर हमारे कने पार्ट 2 ऑफ गुजरात है। जैनूर में जो फिसाद हुआ, जो आसिफाबाद कोमरभीम डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर जो है आपके तकरीबन 140 दुकान जलाए गए, 104 मसाजिद को डैमेज करे और कई घरों को जलाए, 90 व्हीकल्स को जलाए। आप जैनूर कम्युनल राइट्स देखिए, चेक करिए। आपके एडिटर साहब से मैं बात किया था तो वहां का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, मुंह नहीं खोलता, उन्हें मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रहा। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, तेलंगाना में मुंह नहीं खोलते बेचारे उन्होंने। अब वो मुंह नहीं खोलते तो अब सुनिए मैं आ रहा हूं ना, मैं मुंह खोलता है तो उस पे भी सवाल उठ रहा है। बात तो यही है ना सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर सवाल उठा रहा है, बात कर रहा है, तमाम चीजों को लेकर बात कर रहा है, तो उस पर भी सवाल उठा रहा है। यहाँ आपने इमरान प्रतापगढ़ी को भी खींच लिया है और उन पे भी कह रहे हैं कि वो मुंह नहीं खोलता है। वो मुंह खोलेंगे तो फिर यही हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सुनिए आप मेरी बात कि बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में हमारे कने किशनबाग एक कम्युनल राइट हुआ, पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग कर दिए, 4 लोग शहीद हो गए। फिर उसके बाद में हमारे कने जो एक मुस्तफाउद्दीन किलिंग हुआ, जो आर्मी गैरिसन में बच्चा पत्ता तोड़ने गया था, आर्मी वाले उसके साथ बदफेली करे, उन्हें डाइंग डिक्लेरेशन दिया उन्हें कि फलाने लोग करे। आज की तारीख तक उनको इंसाफ नहीं मिला। आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमान शहीद हो गए, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं घर में चिराग लगाना, बाद में मस्जिद में चिराग लगाना। तो असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद पार्लियामेंट के 5 लोगों को लेकर जाके शहीद कर दे रही पुलिस, कस्टोडियल डेथ में हो जा रहा। और असदुद्दीन ओवैसी उस पे नहीं बोलते। असदुद्दीन ओवैसी किस पे बोलते हैं? मध्य प्रदेश में हो रहा तो बोल रहे। अच्छा, फिर उसके बाद में अब उन्होंने कांग्रेस के साथ आ गए, 23 कम्युनल राइट्स हुए। आप बताइए, एक मदरसे में बजरंग दल वाले घुस के अंदर
बच्चियां जो है दरवाजा बंद करके एक छोटे से रूम में नमाज पढ़ रही। प्राइवेट स्कूल है वो, कोई क्रिश्चियन प्राइवेट स्कूल था वहाँ हमारे कोई मुकाम पे तेलंगाना के। बच्चे घुस के अंदर जो है वो बुरखा खींच दिया बजरंग दल वाले। तो असदुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट नहीं देते। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ देते? अगर उत्तर प्रदेश में कोई वाकया पेश आ रहा, इनके स्टेटमेंट से हिंदू वोट एक हो रही, तो उनके तारीख से देते। जिस लड़की मैं आ रहा हूँ नारा लगाया था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, उसके सामने जय श्री राम के नारे बोले जा रहे थे। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा जब असदुद्दीन ओवैसी ने उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात की थी, देखी होगी। हाँ देखा ना, मैं देखा, वो हम तो जाके भी मिले उनसे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके घर में ये वो तो कर्नाटका का इश्यू है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि स्टेट से बाहर अगर कोई हो रहा तो असदुद्दीन ओवैसी अपने स्टेट में बात नहीं करते। अब मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, जयनूर में 4 मसाजिद को नुकसान हुआ, आपके हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट गिरदार को शहीद कर दिया गया। आपको मालूम, मस्जिद जागीरदार एक मस्जिद शहीद हुई तो हमारे कने इनके घर से, असदुद्दीन ओवैसी के घर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है मस्जिद। आप मस्जिद को विजिट नहीं करे अभी तक, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं। आप सीएम के साथ बैठ रही, आप हर किसी के साथ, बच्चियों के बुरखे खींच दे रही, आप बयान नहीं दे रही। जयनूर में कम्युनल राइट हो गया, 27 कम्युनल वाकयात हुए, मस्जिदों पे हमले हो जा रहे हैं तेलंगाना में, आप नहीं दे रही। मैं जब जयनूर जा रहा था तो मेरे को अरेस्ट कर लिए। ठीक है, हम बैठ के काम करें, हम बैठ के वहाँ पर अनाज भिजाए, हम बैठ के वहाँ पर जो है बच्चों को जो गिरफ्तार करे, पुलिस वाले लग जाके उनको वकील दिए, बेल करे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो वाकयात तेलंगाना में हो रहे हैं उस पर असदुद्दीन ओवैसी मुंह नहीं खोल रही, और जो वाकयात उत्तर प्रदेश में हो रही हैं वो वाकयात जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां मुंह खोल रही। सेम स्टाइल में है, राहुल गांधी काम कर रही। उनके स्टेट में अगर कोई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा तो मुंह नहीं खोलते। अगर कहीं पर ऐसा टैक्टिकल देखते हो ना, यहाँ पर मेरे को हिंदू वोट मार खाते क्या, मैं ये बयान दिया तो नहीं खाते, ठीक है बोल देंगे अपन, हम जा रहे हैं संभल की मस्जिद को, पुलिस वाले हमारे को रोक लिया, हम आ गए वापिस। तो ये आप समझिए, ये सियासतदान जो बनता ना आदमी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक ये सब का जमा रहता पॉलिटिशियन, ये सबको बेवकूफ बनाने की उसमें सलाहियत रहती उसमें। तो यानी अब मैं कई जर्नलिस्टों को हमारे फोन करके बोलता हूँ कि भाई असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल करो, वो उनका ने लिखा हुआ आता क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू उसी वक्त पे दिया जाता। असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई भी मुसलमान नेता मीडिया को इंटरेक्ट करता हो या मीडिया से बात करता हो। और आप पर्टिकुलर 2-3 चैनल आपको दिए क्या इंटरव्यू ना? बहुत, अगर मैं कहूंगा तो देंगे इंटरव्यू, चैलेंज है सर देंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जाइए, मैं 10 सवाल लिख के देता हूँ आपको। आप असदुद्दीन ओवैसी से, मैं 3 तारीख तक हूँ दिल्ली में, उन्होंने भी यहीं कहीं फिर रही, आप अभी उनका नंबर निकालिए, कॉल करिए, आप उनको बोलिए कि भाई मैं इंटरव्यू लेना, मैं अमजदुल्ला खान का लिया, उन्होंने कुछ आप पे एलिगेशंस लगाए हैं, मैं उसका आपसे रिजाइंडर पूछ रहा हूँ, बोल के जाइए आप। अच्छा, उन्होंने अगर दे दिए तो मैं आपको बेहतरीन दावत देता हूँ आपको। सर वो दरअसल यूट्यूबर से कम ही बात करते हैं, नेशनल चैनल पे ज्यादा बात करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, आप मुझे 10 सवाल लिख के दीजिएगा, क्योंकि अभी एक जो है वो प्लान चल रहा है, शायद वो एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारे यूट्यूबर्स आएंगे, और अगर आप मुझे सवाल देंगे तो मैं उनसे सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछूंगा जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी को फेस करूंगा तो मैं उनको बहुत मतलब पसंद करता हूँ, वो एक अलग की कहानी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म अलग चीज है। लेकिन जब सवाल की बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे जाएंगे, उनके खिलाफ पूछे जाएंगे, चाहे भले आवाम कुछ भी कहे, क्योंकि हमें भी ये क्लियर करना है कि जो तमाम एक एलिगेशन उन पर लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। और अकबरुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है तो उन्होंने जितने भी बयान दिए उसके लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी वो उससे बाइज्जत बरी कैसा हो गए? कौन बरी होगा बाइज्जत बरी? देखिए, उनका जो हेट स्पीच था, वो हेट स्पीच बाज़ाब्ता सुबजा ने सुने कि उन्होंने भगवानों के बारे में क्या बोले। कंप्लेनेंट जो है उसमें एक बीजेपी का वर्कर था। फिर अचानक उन्होंने कोर्ट में इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, असेंबली से इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग निकाले और वो स्पीच की इनकी रिकॉर्डिंग निकाल के चेन्नई को भेजे। वो रिपोर्ट आई कि इनका आवाज मैच हुआ बोल के, फिर बाइज्जत बरी हो गए उन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाइज्जत बरी कैसा हो गए? तो आप थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये इंसान जो है दोस्ती और दुश्मनी में जो है पागल नहीं हो जाना उन्हें। तो हमारे कुछ लोग जो है दोस्ती में भी पागल हो जा रहे हैं। आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए। आप मेरे से सवाल पूछे अकबरुद्दीन ओवैसी का, मैं आपको बता दिया कि उन्होंने बाइज्जत बरी हो गए। तमाम हेट स्पीचों में सब में बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। अच्छा। साथ में मैं आपको एक सवाल करता हूँ कि राजा सिंह जो सरकार की शान में वक्फे से गुस्ताखी करता हूँ, उसका गोशामिल कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए, एमआईएम का जो पार्टी हेडक्वार्टर है ना, एआईएमआईएम का दारुसलाम, वो उसके परव्यू में आता। आप मुझे बताइए, क्या असदुद्दीन या अकबरुद्दीन उसके खिलाफ में एक कंप्लेंट दिए क्या?
बयानबाजी छोड़ दीजिए, आप जाके पुलिस स्टेशन में बैठ के उसकी स्पीच रिकॉर्ड करके आप दिए क्या? मैं 38 केसेस डाला उसके ऊपर, आपको मालूम होना चाहिए। मेरे को कंप्लेनेंट को बगैर बुलाए कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दे रहा, उसको पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में बोल रही मिस्टेकन ऑफ फैक्ट बोल दे रही। अरे मैं उसकी स्पीच का वो दे रहा हूँ। इससे तो असदुद्दीन, आप उनसे ये सवाल करिए कि भाई राजा सिंह के खिलाफ में आप गोशामैन में कैंडिडेट क्यों नहीं डाले? आप आके अमानतुल्लाह के खिलाफ में कैंडिडेट डाल रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, मुझे ये बता दीजिए, अगर आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, क्योंकि रेस में बीजेपी है दिल्ली में, तो ये ठीकरा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के सिर फोड़ा जाएगा या फिर से ईवीएम का जिन बाहर आ जाएगा? नहीं, अब देखिए आज की तारीख में तो पहले से बढ़ के सीट लाने वाली है आम आदमी पार्टी, और अमानतुल्लाह अल्लाह के फजल से 1 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे उन्होंने। और ये सब यहाँ की आवाम का मैं मिजाज जान लिया हूँ। मैं बहुत ही पूरे जितने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यानी जो उत्तर प्रदेश में गाँव से है, जो कबीले है, जो है, हम मैं सब से बात कर रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ। हम नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी आना, हमारा एक ही तड़प है कि बीजेपी नहीं आना। अब बाद में क्या आम आदमी पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तड़प असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी है कि बीजेपी ना है, वो अलग बात है कि आपको ऐसा लगता है कि उनके बोलने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। अगर आपको तड़प है ना, अभी भी टाइम है, आप इमीडिएट कैंडिडेट विड्रा करो। आप जहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नेक टू नेक बीजेपी से लड़ रहा, जहां पर कांग्रेस वोट काट रही, वहां पर आप जाके वहां पर ये बोलो कि भाई सब गलतियां माफ करो। ओखला विधानसभा में नेक टू नेक लड़ाई बीजेपी से नहीं है सर। पिछले चुनाव में 72,000 वोटों से अमानत भाई जीते थे और एक लंबा मार्जिन रहता है, और बीजेपी इतिहास में यहाँ पर कभी नहीं जीती है। तो ये डर लगातार दिखाना कि बिल्डिंगें टूट जाएंगी, सीवर नहीं काम होगा आपका, तो ये कहीं ना कहीं डर वाली बात है। यहाँ कोई कैसे भी चुनाव लड़ ले, बीजेपी ओखला विधानसभा पर बहुत मुश्किल है कि वो नहीं, मैं आ रहा हूँ वहां पर 5 वार्ड है यहाँ पर, आप सुनिए मेरी बात। तो 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, हिंदू एक कैंडिडेट है, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। समझिए, आप कैडर को डिमोरलाइज भी नहीं करना, आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, और हकायक पब्लिक में बताना। आज की सूरत अगर वोट डिवाइड हुए, देखिए वोटर किसको वोट डाल रहा ना मेरे को मालूम ना आपको मालूम, वोट का वोट है। 50% ऑफ द वोटर इज नॉट डिसाइडेड whom to vote until he goes to the polling station। लहर देखता किसकी चल रही है उसको वोट डाल लेके आता हूँ। तो ये कुछ भी हो सकता। क्रिकेट में जो है 100 रन मारने वाला 0 पे भी आउट होके आ सकता। क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स सेम है। हम आगाह कर रहे हैं। आप देखिए कि जहां पर 80% मुस्लिम से उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ वो कहीं की सीट है, वो इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी याद नहीं आ रही, जो रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ, देखिए वहां पर बीजेपी जीत गई। वो सीट नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे उसका, आजमगढ़ है, आजमगढ़ है शायद, संभल के आसपास कहीं वो सीट। तो जहां पर 80% मुसलमान है वहां पर बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी का जो इलेक्शनरिंग है इनका, यानी उनके कैंडिडेट को ये बोले कि तू दरगाहों पे जा, तू मस्जिदों के बाहर जाके ठहर जा, थोड़े मुस्लिम वोट ले ले, बोले उसको। तो बीजेपी जो है कुछ भी कर सकती है, आप समझिए मेरी बात को। फिर मशीनों के घपले अलग हो रहे हैं, फिर बहुत सारे चीजें हैं। तो हम कौम को आगाह कर रहे हैं कि भाई लम्हों ने की खता तो सदियों ने पाई सजा। आप वो मत करिए गलती, आप जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारे इसमें मत आइए। आप आपके घर के आदमी को जिसने 10 साल आपकी खिदमत की, और आपकी खिदमत की वजह से पुलिस उसको तंग कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट तंग कर रही, आज हमारा फर्ज बनता बहैसियत मुसलमान हम उसके बाजू में आके ठहरना। बहुत बहुत शुक्रिया सर मिलेट टाइम से बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि बहुत लंबी गुफ्तगू जो है हमने की है, बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से अगर कभी मुलाकात होगी तो मैं सवाल पूछूंगा और उनसे भी ऐसे ही पूछने की कोशिश करूंगा जिस तरह से सर से सवाल किए हैं। एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, दिल्ली।